पन्नी के अंदर हेलमेट, हेलमेट के अंदर एक कटा हुआ सिर मिलता है। अब एक ऐसी वारदात जिसमें मात्र 2 सेकंड की वीडियो ने मुजरिम को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। ये मामला है आज से 5 साल पुराना, यानी 2019 का। बेंगलोर में एक थाना पड़ता है, जिस थाने का नाम मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। उस थाने के फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति फ़ोन पे बताता है कि इस जगह पे एक पन्नी मिली है और पन्नी के अंदर एक हेलमेट है, हेलमेट के अंदर कटा हुआ सिर है। इतना सुनते ही पुलिस वाले में अफरा तफरी मच जाती है और एड्रेस पूछ के वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचते हैं। पुलिस वाले जैसे ही पहुँचते हैं, छानबीन की जाती है तो वो पन्नी मिल जाती है। जैसे जैसे उस व्यक्ति ने बताया था ठीक उसी तरह पन्नी के अंदर हेलमेट, हेलमेट के अंदर एक कटा हुआ सिर मिलता है। अब पुलिस वाले पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, आखिरकार इस तरीके की जो घटना है उसको किसने अंजाम दिया होगा। फिर पुलिस वाले उस मुंडी को ले जाके हॉस्पिटल में रख देते हैं। फिर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर एक फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी में ये बताया जाता है कि ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास से मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे एक काले पन्नी में एक धड़ पाया गया है। पुलिस वाले ये सुनते ही उस जगह पे पहुँचते हैं और छानबीन करते हैं। फिर वही चीज़ निकलती है जो उस व्यक्ति ने बताई थी। ये जानते ही पुलिस वाले पन्नी को खोलते हैं और फिर उसको ले जाकर हॉस्पिटल में रख देते हैं। फिर वो थाने पहुँचते हैं। थाने पहुँचते ही फिर फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन की घंटी पे जो व्यक्ति होता है वो बताता है कब्रिस्तान से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक काले पन्नी में 2 इंसानी पैर पाए गए हैं। ये सुनते ही पुलिस वाले पहुंचते हैं। फिर जो व्यक्ति ने चीज़ें बताई थी वो साफ सीधी बात वहाँ निकलती है। पुलिस वाले वहाँ से उस पन्नी को लेते हैं, फिर हॉस्पिटल में लाते हैं और हॉस्पिटल में लाके उन सारे जितने भी शरीर के भाग मिले थे उसको जोड़ते हैं। गर्दन को धड़ से जोड़ते हैं, धड़ को पैर से जोड़ते हैं और पूरी संरचना बनती है और ये देखा जाता है कि वो एक लड़की का शरीर होता है। इतना देखते ही वालों में अफरा तफरी मच जाती है और ये सोचते हैं आखिरकार इस तरीके की घटना को किसने अंजाम दिया होगा। ये सब चीज़ देखते हुए पुलिस वाले आसपास के थानों में फ़ोन करते हैं और बताते हैं इस तरीके का मामला यहाँ पे हुआ है। जब इस तरीके का जब संगीन मामला होता है और सारी चीज़ें जब सब पुलिस के सामने आती हैं तो 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और जिस थाने के अंतर्गत ये मामला हुआ था उसी थाने में एक लड़का पहुंचता है और ये कहता है कि 2 दिन से मेरी बहन नहीं मिल रही है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस वाले इतना सुनते ही उससे पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि सारा मामला बताओ, क्या मामला है। वो बताता है कि मेरी बहन 2 दिन से नहीं मिल रही है। सुबह दुकान जाती थी 9 बजे और फिर 8 बजे घर वापस आती थी, लेकिन 2 दिन से वो नहीं मिल रही है। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया और फ़ोन जब नहीं मिला 2 दिन से तो मैं आप लोग के पास पहुंच आया। इतना सुनते ही पुलिस वालों को शक हो जाता है और उस लड़के को जहां पे मुर्दा घर में उसकी लड़की का शव रखा हुआ था वहां पे इस लड़के को ले जाते हैं और दिखाते हैं। इतना देखते ही वो लड़का रोने लगता है और ये बताता है कि ये मेरी बहन है। इतना सुनते ही पुलिस वाले तो सोचते हैं कि हो सकता है कि केस पूरी तरीके से सलट गया हो, अब भाई मिल ही गया है और हो सकता है भाई के पास कुछ ऐसी जानकारी हो जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार इसका ये हश्र किसने किया है। इतनी जानकारी पुलिस वाले को होती है। पुलिस वाले भाई से पूछताछ करते हैं लेकिन भाई साफ बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद भाई बहुत सोचता है, समझता है कि आखिरकार इस तरीके के चीज़ों को अंजाम क्यों दिया गया। आपको मैं बताऊं कि एक चीज़ और बताता है भाई कि ये जो मेरी बहन थी वो अकेले रहती थी और दुकान पे आती जाती थी, दुकान बहुत अच्छा चलता था। इसी बीच पुलिस वाले उससे लड़के से पूछते हैं कि आखिरकार तुमको बताओ किसी पे शक है। तो वो लड़का कहता है कि शक तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन की शादी हो गई थी
और ये अपने पति से इसकी लड़ाई हुई थी, नोकझोंक हुई थी और ये कई समय से दूर रहने लगी थी। इतना सुनते ही पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिरकार कहीं उसी व्यक्ति ने तो इसका ये हस्र नहीं किया। फिर कुछ देर बाद वो लड़का ये भी बताता है कि मेरी बहन एक लड़के के साथ आती जाती थी अपनी दुकान पे और उससे भी कुछ समय तक उसका संबंध था। इतना सुनते ही पुलिस वाले चौंक उठते हैं और ये सोचते हैं आखिरकार ये किस तरीके से ये चीज़ें उलझ रही हैं। एक तरफ पति और दूसरी तरफ जिसके साथ वो आती जाती थी। इतना सुनते ही पुलिस वाले उन दोनों व्यक्ति को बुलाते हैं थाने में और दोनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में उनका फ़ोन चेक किया जाता है, उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों की बात एक ही जैसे निकलती है। जो उसका पति था वो ये कहता है कि लंबे समय से मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही मेरी कोई बात हुई है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। और यहाँ तक ये चीज़ें हो गई हैं, ये भी मुझे नहीं पता, जब आप लोगों ने बताया तब मुझे पता लगा। ये चीज़ें सुनते ही पुलिस वाले फिर सोचते हैं कि आखिरकार उससे पूछा जाए। तो जाते हैं उस व्यक्ति से पूछते हैं जिसके साथ उसका आना जाना उठना बैठना रहता था। उस व्यक्ति से ही पूछा जाता है, उसका भी फ़ोन टटोला जाता है, चेक किया जाता है और उसके रिश्तेदारों से पूछा जाता है, जहाँ वो रहता है वहाँ भी पूछा जाता है। तो ये पता लगता है, वो व्यक्ति बताता है कि मैंने भी कुछ समय इसके साथ में रहता था, लेकिन कुछ समय बाद मेरी इसकी लड़ाई हो गई और फिर मेरी इससे कोई बात नहीं होती थी। ये चीज़ें सारी चीज़ें जब पुख्ता सबूत मिली तो पुलिस वालों को पता लग गया कि दोनों में से कोई इसका हत्यारा नहीं है। अब जरा सोचिए, कहीं ना कहीं यहाँ से केस पूरी तरीके से मोड़ लेता है। कहीं हत्यारा उसका भाई तो नहीं, या फिर कहीं हत्यारा उसका पति तो नहीं, या फिर कहीं हत्यारा वो व्यक्ति जो उसके साथ रहता था। कहीं तीनों चारों में कोई नोकझोंक तो नहीं थी। केस पूरी तरीके से मोड़ ले लेता है। कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस वाले पूरी तरीके से उलझ जाते हैं, केस को बहुत सलटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी सी जो चीज़ें होती हैं जिससे ये पता लगाया जा सके आखिरकार इसका ये अंजाम किसने किया है। इस तरीके से जो दर्दनाक मौत, गर्दन को काट देना, हेलमेट के अंदर गर्दन को पन्नी में करके फेंक देना, फिर उसके कुछ दूरी लगभग 2 किलोमीटर बाद धड़ को फेंक देना पन्नी में करके, फिर उससे कुछ दूरी बाद पैर को फेंक देना। आखिरकार इस तरीके की चीज़ें को अंजाम कौन दे सकता है? कहीं इसका भाई तो नहीं, कहीं इसका पति तो नहीं। पुलिस पूरी तरीके से उलझ जाती है। इसी बीच जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि जब ये दुकान चलाती थी तो क्यों नहीं इसके दुकान की छानबीन की जाए। पुलिस वहाँ उसके दुकान पे पहुँचती है, पूरी बारीकी से अच्छे से उसके दुकान की छानबीन करती है और वहाँ पूछताछ करती है। और उसका भाई ये भी साथ साथ बता देता है कि मेरी बहन का दुकान बहुत अच्छा चलता था, लेकिन उसका कोई बहुत आमदनी तो बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन उसका कोई खर्चा नहीं था और वो सूद ब्याज पे पैसे को भी चलाती थी। इसी बीच पुलिस वाले जब वहाँ छानबीन करते हैं तो एक उनके हाथ एक रजिस्टर लगता है और रजिस्टर में वो सैकड़ों लोगों के नाम होते हैं जिसको उस लड़की ने पैसे दिए होते हैं, और पैसे उसूलती भी है तो सारी चीज़ें उसमें लिख के रखती है। सभी लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, सभी लोगों से पता लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगता। फिर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, आखिरकार कैसे पता लगाए। ये बेंगलोर की जो आज से 5 साल पहले की घटना थी, अखबारों में सुर्खियां आ जाती हैं, अखबारों में हेडलाइन बन जाता है, टीवी चैनल पे लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगता है। अधिकारियों के बीच ये बातें आती हैं, बड़े अधिकारियों के बीच, कि आखिरकार इस तरीके का मामला जब सामने आया, इतनी दर्दनाक घटना सामने आई, तो आखिरकार इसका क्यों नहीं पूरी तरीके से सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। और लोगों के अंदर जो डर बैठ चुका है कि आखिरकार इस तरीके के चीज़ों को अंजाम कौन दे रहा है, शरीर को कहीं और फेंक देना, धड़ को कहीं और फेंक देना, गर्दन को कहीं और फेंक देना, टांग को कहीं और काट के फेंक देना। तो लोगों के अंदर, जो बेंगलोर के लोग थे, उनके अंदर दहशत बनी हुई थी। इसको लेकर अधिकारियों ने फ़ोन किया और कहा जल्दी से जल्दी इस केस को सलटाया जाए, नहीं तो फिर आप लोगों की खैर नहीं। जब इतना पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर आखिरकार पुलिस वालों के जहन में एक सवाल आता है कि कैसे पता लगाया जाए। हमने पूछताछ कर लिया, जहाँ जहाँ इसकी
गर्दन मिला था, पैर मिला था, धड़ मिला था, वहाँ भी हमने अच्छे से गहनता से जांच की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। जिस जिस व्यक्ति ने इसका पता बताया था, ये चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं, वहाँ उनसे भी हमने जांच की, उनका भी फ़ोन चेक किया, उनके जहाँ रहते हैं वहाँ भी पता किया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। अब पुलिस वालों के पास बस एक ही चारा बचता है। जब उसकी लाश पाई गई थी तो लगभग 12 बजे का समय हो रहा था, दोपहर का 12 बज रहा था। तो पुलिस वाले ये सोचते हैं क्यों ना जिस दिन इसकी लाश पाई गई थी, जब हमने इसकी लाश को अपने हाथों में लिया, उससे 3-4 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज जांचा जाए, और वहाँ का जांचा जाए जहाँ उसकी लाश मिली थी, और वहाँ का जांचा जाए जहाँ से ये अपने घर से और दुकान की तरफ जाती थी। तो जब पुलिस वाले ये चीज़ें जांचते हैं, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लिया जाता है, उसके सारे फाइलों को खंगाल लिया जाता है जो उसने पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती। फिर पुलिस वाले कहीं ना कहीं हैरान थे और पूरी तरीके से परेशान थे। आखिरकार अधिकारियों का भी दबाव आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जब उसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं आईओ, वो एक रात बैठे होते हैं और ये सोचते हैं आखिरकार कैसे इसको जांचा जाए। फिर उनके दिमाग में ये आता है क्यों नहीं फिर दोबारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बारीकी से खंगाला जाए, और जो जिसको इसने पैसे दिए थे उसको बारीकी से खंगाला जाए, क्योंकि यही दो चीज़ अब एविडेंस के तौर पे बची थी। क्योंकि जो उसका भाई था उससे भी पूछताछ की गई तो नहीं पता लगा, उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई जिससे इसका संबंध था, वहाँ भी नहीं कुछ पता लगा, इसके पति से भी पूछताछ की गई, वहाँ भी नहीं कुछ पता लगा। तो पुलिस के पास मात्र 2 ही विकल्प बचा ही था कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार हत्यारा कौन है, किसने इस चीज़ों को अंजाम दिया। पुलिस वाले फिर बारीकी से खंगालते हैं सीसीटीवी कैमरे को, और सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला जाता है तो कहीं कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक जगह मात्र 2 सेकंड की वीडियो मिलती है, और उस वीडियो में ये दिखता है जो लड़की मरी थी वो लड़की मात्र रोड पे जाती है और एक व्यक्ति उसके बगल में रुकता है। वो लड़की गर्दन घुमा के बस उससे कुछ बातें कहती है, मात्र 2 सेकंड में वो चली जाती है। अब सीसीटीवी कैमरे में कोई आवाज़ तो आनी नहीं, कुछ चीज़ें तो आनी नहीं, आखिरकार पता कैसे लगाया जाए। फिर पुलिस वाले देखते हैं, उस 2 सेकंड की वीडियो को बार बार देखने का काम किया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें नहीं मिलती। फिर जो आईओ होते हैं वो उसमें गहनता से देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं 2 सेकंड की वीडियो को। तो जिस व्यक्ति से ये लड़की बात कर रही थी 2 सेकंड गर्दन घुमा के, उस व्यक्ति के नंबर प्लेट को चेक किया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर से उस आदमी का पता लगाया जाता है, और पता लगाने के बाद उसके घर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचते ही वो व्यक्ति अपने घर में मौजूद होता है और पूरी तरीके से वो घबरा जाता है। इतना देखते ही पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर आखिरकार जब इस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है तो ये घबरा क्यों रहा है। वो पुलिस वाले उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन उठा लाते हैं, फिर वहाँ गहनता से उससे पूछताछ की जाती है। वो व्यक्ति साफ इनकार कर देता है कि मैं इसको जानता ही नहीं, लेकिन जो उसका नाम होता है उसके डायरी में मिल जाता है कि इस व्यक्ति ने इससे, जो लड़की मरी है उससे पैसे लिए थे, जो सूद ब्याज पे वो पैसे चलाती थी, इस व्यक्ति ने उससे पैसे लिए थे। जब पुलिस वाले गहनता से जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर भी ये व्यक्ति नहीं बताता, लेकिन पुलिस वालों को पूरी तरीके से इस पर शक आ जाता है। जब पुलिस वाले इसको रिमांड पे लेते हैं तो अंतिम दौर ये आता है कि ये पूरी तरीके से टूट के और ये बताता है कि हाँ मैंने ही उसको मारा था। तो पुलिस वालों को ये कारण बताता है। कारण इसका ये था कि जब वो पैसे किसी को देती थी, अगर वो व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता था समय से, तो वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और ये कहती थी कि आखिरकार पैसा क्यों नहीं दोगे, और गाली गलौज करती थी। उसके घर पे पहुंच के पूरी तरीके से परेशान करती थी। जब व्यक्ति ने ये कहा कि एक समय ऐसा था कि मैंने इससे पैसा लिया था, मैंने लगभग पैसे इस लड़की को वापस कर दिए थे और कुछ ही पैसा बच रहा था, और मेरे सामने कई तरह की समस्याएं थी, बच्चों का फीस भरना था, इस वजह से मैं पैसे को नहीं लौटा पा रहा था। मैंने मोहलत मांगी थी, मोहलत इसने कुछ दिन की दी थी, लेकिन फिर भी मैं पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। तो वो लड़की मेरे घर पहुंचने वाली थी,
लेकिन रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हो जाती है। वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बस मैं कुछ दूर तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी पैसे लेने के लिए। जो सीसीटीवी कैमरा आपको मैंने बताया था, उस सीसीटीवी कैमरे में बस इतनी ही बात हुई थी कि तुम भी चलो मेरे घर, मैं आ रहा हूँ पीछे से। वो लड़की उसके घर जाती है और लड़का भी पीछे से पहुँचता है। वो वहाँ पैसे की मांग करती है, पैसा मांगती है कि जो मैंने तुमको पैसा दिया था, जो पैसा बचा हुआ है वो मुझे जल्दी से वापस करो, मुझे भी कुछ काम है। ठीक है, आओ अंदर, मैं तुमको पैसा देता हूँ। जैसे वो लड़की उसके घर में दाखिल होती है, दोनों में गाली गलौज स्टार्ट होता है। जब व्यक्ति से रहा नहीं जाता, सहन नहीं होता, तो व्यक्ति कुछ भारी सामान लेके और इस लड़की के सिर पे मार देता है। इतने में इस लड़की पूरी तरीके से घायल हो जाती है और कुछ समय बाद वो नीचे गिर जाती है और लड़की की मौत हो जाती है। इतना देखते ही घर वाले ये सोचते हैं कि आखिरकार ये लड़की मर गई। अब किस तरीके से पता लगते ही कि आखिरकार इस लाश को कैसे बाहर लेके जाएंगे, तो उसकी जो वाइफ होती है वो लाश को बाथरूम में ले जाती है और उस शरीर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। गर्दन को काट दिया जाता है, पैर को धड़ से अलग कर दिया जाता है और उन तीनों को पन्नी में डाल के गाड़ी पे रख के सर को कहीं और फेंका जाता है, धड़ को कहीं और फेंका जाता है और जो पैर होता है उसको कहीं और फेंक दिया जाता है। इसी तरह सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो उस पर FIR करके और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और 2019 से लेके अभी तक उसका केस चल रहा था। 13 सितंबर 2024 तक इस केस को लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में महिला और जो आदमी था यानी हस्बैंड वाइफ जो थे, उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसी तरीके से जो व्यक्ति ने किस तरीके से उस लड़की का मात्र कुछ चंद पैसों के लिए हैवानियत कर दी, किस तरीके से उसका गर्दन काट दिया, धड़ काट दिया, पैर अलग कर दिया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की दर्दनाक घटना को अंजाम देने का कहीं ना कहीं वो बहुत हिम्मत चाहिए। किस तरीके से ना जाने लोग वो हिम्मत लाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। सच्ची घटना और सही बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपकी कुछ राय है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।